जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, आज हम करने वाले हैं इकोसिस्टम के 40 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे बाहर इकोसिस्टम का कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। तो गाइस, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पर्यावरण के 3 घटकों में से किसे एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है? तो गाइज, पर्यावरण में 3 घटक होते हैं, एक जैविक, एक अजैविक और तीसरा होता है ऊर्जा संघटक, यानी जो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी भौतिक नाम से कोई घटक नहीं होता है जो प्रमुख घटक के रूप में उसे शामिल नहीं किया जाता है। तो गाइज, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाशीलता से किसकी रचना होती है? तो गाइज, जो क्रियाशीलता से रचना होती है तो सिंपल सी बात है, वो पारिस्थितिकीय तंत्र की रचना होती है, यानी इकोसिस्टम की रचना होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गाइज, इसमें ये ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी शब्द अलग इंसान ने प्रयोग किया था और पारिस्थितिकी तंत्र अलग सब मतलब अलग इंसान ने प्रयोग किया था। तो गाइज, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गाइज, इससे अगला क्वेश्चन हमारा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद ने किया था, मतलब किसने किया था। सिंपल सी बात हम समझे कि इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया था। तो गाइज, इसका है एजी टासले, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोमड़ी एवं मेंढक को किस श्रेणी के उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया जाता है? तो गाइज, उपभोक्ता वर्ग की अगर हम बात करें तो 2 वर्ग होते हैं कि एक होता है उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और दूसरा होता है उपभोक्ता जो उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उत्पादक में आते हैं हमारे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये चीज़ें। और उत्पादक में आते हैं कि मनुष्य हुआ, या जो इन चीज़ों को खाते हैं जैसे खरगोश, शेर या कोई भी चीज़। तो गाइज, हम बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं, और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो ये होते हैं जो उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें लोमड़ी और मेंढक की, तो लोमड़ी खाती है जैसे खरगोश या चूहा, ये चीज़ें जो वनस्पतियों को खाते हैं इन्हें खाती है। और जो मेंढक होता है वो भी जैसे टिड्ढा या फिर मधुमक्खी, जिन्हें जो वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उन्हें ये खाते हैं। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक या मृत जीवी जीव है जो पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है? तो गाइज, अगर हम इसे सिंपल वे में बोले तो इसे हमें ये बताना है कि कौन सी वो चीज़ है जो मरे हुए जानवर पे, मरे हुए पशु पे या पक्षी पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे जो कार्बनिक है। मनुष्य का शरीर भी कार्बनिक होता है, मतलब किसी भी पशु का शरीर, जो भी उपभोक्ता है उनका सबका शरीर कार्बनिक होता है, या उत्पादकों का। तो गाइज, इसमें है कि जो मरे हुए पे निर्भर रहता है। तो गाइज, आपने देखा होगा किसी पशु के मरने पे कुछ दिन बाद फंगी लग जाती है उस पर, वो खत्म होने लग जाता है, डिकम्पोज होने लग जाता है। तो गाइज, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कवक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है? तो गाइज, अगर हम बात करें कि जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है, तो वो होती है गाइज जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी क्षेत्र में जितने प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई एरिया हमने कवर किया और उसमें हमने देखा कि इसमें कितने शेर हैं, कितने बाघ हैं, या कितने मनुष्य भी पशुओं में या उनमें ही शामिल होते हैं, जीवों में ही शामिल आता है, कितने इसमें खरगोश हैं, कितनी लोमड़ियाँ हैं। तो गाइज, वो उनकी जो संख्या होती है कि कितनी प्रजातियाँ हैं, तो वो होती है उसकी डाइवर्सिटी। तो उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैसे क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अधिक होती है और ह्रास होने का खतरा भी सबसे अधिक होता है। ह्रास मतलब उनके लोस्ट होने का, यानी खत्म होने का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है गाइज, वहाँ पे चीज़ें खत्म भी जल्दी होती हैं। तो गाइज, उस क्षेत्र को कहा जाता है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है हॉट स्पॉट। तो गाइज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी वो क्षेत्र जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है तो अधिक, लेकिन उसके खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसे बोलते हैं हॉट स्पॉट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैव विविधता के संबंध में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो गाइज अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी के मतलब रिलेटिवली हॉटस्पॉट शब्द सबसे पहले किसने कॉइन किया था, तो वो थे नॉर्मन मायर्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक कारण जैव विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही है उसके लिए इनमें से क्या रीज़न मतलब नहीं अप्लाई होता है। तो गाइज जलवायु परिवर्तन के कारण भी हमारी बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस होते हैं। अगर हम स्थानांतरित कृषि करते हैं यानी कि ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं तो गाइज उसमें भी हमारे बहुत सारे जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। और गाइस प्राकृतिक आपदा आने पे भी बहुत सारे जीवों का मतलब हमारा खत्म हो जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कंटूर कृषि यानी कि कंटूर एग्रीकल्चर से हमारा कोई मतलब उसमें जैव विविधता ह्रास नहीं होता है, तो ये उसका जिम्मेदार नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक स्व स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि स्व स्थानीय संरक्षण, तो गाइज वो आता है वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उनको संरक्षण देना है लेकिन उनको कहीं और ले जाके संरक्षण नहीं देना है, जहाँ पे वो पाए जाते हैं वहीं पे उनको संरक्षण देना है। गाइज अगर हम बात करते हैं जीव बैंक की, तो उसमें भी उन जीवों को ले जाया जाता है जो बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं, उनके एक दो ही बचे होते हैं, तो उनसे और ज़्यादा उत्पादित करने के लिए उन्हें वहाँ ले जाया जाता है। अगर बात करें संरक्षण स्थल की, तो उसमें भी ऐसे जीव जिनको खत्म होने का खतरा एकदम ज़्यादा हो जाता है तो गाइज उन्हें किसी अलग जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये भी स्वस्थानीय नहीं होता। चिड़ियाघर तो गाइज होता ही है कि बाहर से पकड़ के लाके उसके अंदर बंद कर देते हैं और उसके अंदर ही उनको रखते हैं, तो ये भी स्वस्थानीय नहीं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है कि किसी फॉरेस्ट का कुछ एरिया कवर कर लेते हैं, उसके बाद उनको वहाँ पे उनका मतलब ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे संरक्षण दिया जाता है। तो गाइज इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग यानी विश्व संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गाइज अगर हम बात करें IUCN के मुख्यालय की, तो वो है ग्लैंड में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर रेड डाटा बुक सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया। तो गाइस इससे दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि रेड डाटा बुक क्यों मतलब पब्लिश की जाती है। तो गाइस रेड डाटा बुक पब्लिश की जाती है संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर जिनकी प्रजाति खत्म होने की कगार पे होती है, उन्हें बताने के लिए, उन्हें जनरल नॉलेज में लाने के लिए कि ये खत्म होने वाले हैं, इनको संरक्षण दिया जाए, तो वो उन प्रजातियों का नाम उसमें अंकित रहता है। सेकेंड थिंग कि सबसे पहले कब हमारी रेड डाटा बुक इशू की गई थी। तो गाइज सबसे पहले जो रेड डाटा बुक इशू की गई थी वो की गई थी 1988 में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो गाइज इससे भी दो क्वेश्चंस बनते हैं कि जो फर्स्ट मतलब विश्व पर्यावरण सम्मेलन था, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन था, वो कब हुआ था 1972 में। और गाइज जो इसमें पूछा गया है कि कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था स्टॉकहोम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में बाघों के संरक्षण हेतु किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरुआत की गई। तो गाइज अगर हम बात करें कि भारत में बाघों के संरक्षण हेतु जिस वर्ष शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर योजना, वो था 1973, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस क्षेत्र में लाल पांडा के संरक्षण हेतु लाल पांडा योजना की शुरुआत की गई। तो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय में लाल पांडा के संरक्षण हेतु लाल पांडा योजना की शुरुआत की गई थी भारत में। तो गाइज ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस वनस्पति को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि किस वनस्पति को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो वो है ऑप्शन डी, यानी रोजो फरोरा। इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। गाइज जब हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इसे नहीं रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि बाकी तीन को रखा जाता है, तो एक बार उन पर ध्यान रखते हैं। रोरोडेड्रोन इसे रखा जाता है, सउवोल्फिया और सर्पेंटाइना, ये वनस्पतियां संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। तो गाइज इनका ध्यान रखें। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से किसको रखा जाता है और इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया हो सकता है।
चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस जानवर को वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है। यानी WWF जो है कि वर्ल्ड वाइड फंड, उसका आधिकारिक प्रतीक किससे माना जाता है। तो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पांडा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है। तो गाइज अगर हम बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें जो जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुए हैं उनमें से कौन सी प्रजाति सबसे अधिक आबादी वाली है। तो वह ओलिव रिडले यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडों का विशेष संरक्षण किया जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि किस वन्यजीव अभयारण्य में किया जाता है एक सींग वाले गैंडों का विशेष संरक्षण, तो वो है ऑप्शन ए यानी मानस वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ पर है, ये है असम में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस पर्यावरण सम्मेलन के मौके पर जैव विविधता संधि की गई थी। तो गाइज अगर हम बात करें कि जैव विविधता की जो संधि की गई थी तो वो की गई थी रियो सम्मेलन के मौके पर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिमली पोल जैव मंडल क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है। तो गाइज अगर हम बात करें कि सिमली पोल जैव मंडल क्षेत्र का संबंध जो है वो है उड़ीसा राज्य से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाइज मेरी वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं और मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर देता हूं जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। बट उसके बाद में आपसे एक ही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स बढ़ाएंगे। तो गाइज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। वीडियो को लास्ट तक देखा करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो गाइज अगर हम बात करें कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो स्थित है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नल सरोवर पक्षी उद्यान का संबंध किस राज्य से है। तो गाइज नल सरोवर पक्षी उद्यान का संबंध है गुजरात राज्य से, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बाघ संरक्षण केंद्र हैं। तो गाइज वर्तमान समय में भारत में है कुल 50 बाघ संरक्षण केंद्र, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 50 बाघ संरक्षण केंद्र हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि तादोवा बाघ संरक्षण स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र में तादोवा बाघ संरक्षण स्थल स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइज कि वर्तमान में किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो गाइज अगर हम बात करें जो प्रेजेंट कंडीशन में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है वो है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे है 526 बाघ। इसके अलावा गाइज कर्नाटक जो ऑप्शन दिया हुआ है, कर्नाटक में है 524 बाघ, और उसके बाद उत्तराखंड में 442 हैं। उसी प्रकार से टॉप के 3 जो हैं, पहला है मध्य प्रदेश 526, सेकंड है कर्नाटक 524, उसके बाद है उत्तराखंड 442। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस पर्यावरण सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो गाइज अगर हम बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से। गाइज से अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1987 का मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध किस पर्यावरणीय संकट से संबंधित था। तो गाइज अगर हम बात करें कि 1987 का मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध था वो था ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन नहीं देके 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो गाइज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक तो कब हुआ था 1987 में, और किस चीज़ से रिलेटेड था, वो था ओजोन परत रिक्तीकरण, यानी ओजोन परत में जो छिद्र हो गए हैं उन्हें कवर करने के लिए वो मतलब कुछ नियम बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर बार ये क्वेश्चन आता है, तो गाइज इसको ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया, जिसमें सतत विकास, संसाधनों के संरक्षण एवं जल संकट पर व्यापक चर्चा हुई और एजेंडा 21 के मसौदे तैयार हुए। तो गाइज इसमें कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो कि पृथ्वी सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा जाता है, तो गाइज वो है अपना रियो सम्मेलन, यानी ऑप्शन डी।
इसके अलावा कि रियो सम्मेलन में किस चीज़ पर चर्चा हुई थी, तो हुई थी सतत विकास पे, संसाधनों के संरक्षण और जल संकट पे। और अगला है कि एजेंडा 21 के मसौदे कब तैयार हुए, किस सम्मेलन में तैयार हुए, तो गाइज वो है रियो सम्मेलन, यानी ऑप्शन डी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के दौरान पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था। तो गाइज जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था वो बनाया गया था कानकुन सम्मेलन के बाद से, यानी कानकुन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में तैयार किया गया कौन सा प्रोटोकॉल प्रभावी माना जाता है। तो गाइस अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बना था, एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो गाइस वो था क्योटो प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन को लंबा करने के बजाय गाइस हम केवल इतना याद कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल था, तो वो था क्योटो प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है। तो गाइज अगर हम बात करें कि जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी होने वाली है, तो वो होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनी माता और लूज मोशंस, ये भी जल प्रदूषण से होती हैं, हैजा वगैरह भी इन चीज़ों से ही होता है। तो गाइज इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्रांकाइटिस, ये नहीं है। गाइज ब्रांकाइटिस होता है मेनली वायु प्रदूषण से, और सबसे अधिक ब्रांकाइटिस होने के चांसेस होते हैं, ब्रांकाइटिस होता है मतलब सिगरेट वगैरह पीने से, वायरसेस के थ्रू, ये एक तरह से फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं, बट इसमें फ्लू वाली दवाई काम नहीं करती, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कि मीठे जल में किस रसायन की मात्रा बढ़ने पर मिनी मात्रा डिजीज हो जाती है। तो गाइज जो मिनी मात्रा डिजीज है वो हो जाती है पारा की मात्रा बढ़ने पे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल में घुला कौन सा रासायनिक पदार्थ ब्लैक फुट बीमारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि ब्लैक फुट बीमारी जो होती है तो वो होती है आर्सेनिक के कारण, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्च रक्तचाप के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार किसे माना जाता है। तो गाइज जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है ध्वनि प्रदूषण को। आपने देखा होगा अगर आप डीजे के पास जाते हैं तो आपके शरीर का रोटेशन ऑलरेडी बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण आप थिरकने लगते हैं, यानी आपके ब्लड का रोटेशन बढ़ने लग जाता है। तो गाइज इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा कहीं पर साउंड की वाइब्रेशन होगी उतना ज़्यादा ही आपके ब्लड का रोटेशन बढ़ेगा, और वही हाई बीपी का कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में किसे नहीं रखा जाता है, तो वो है ऑप्शन बी, यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। गाइज ये नाइट्रोजन मतलब ताप को नहीं बढ़ाती है, यानी CO2 वगैरह ये ग्रीन हाउस गैसेज में शामिल होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं शामिल होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक तत्व अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि अम्लीय वर्षा के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार नहीं माना जाता है, तो गाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड से HNO2 और HNO3 के रूप में बारिश नीचे आती है, सल्फर डाइऑक्साइड से H2SO4 और H2SO3 के रूप में बारिश नीचे आती है, इसके अलावा फ्लोरीन से HF1 के नीचे आता है। तो गाइज क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। मेनली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज होती हैं वो मानी जाती हैं ओजोन परत में जो छिद्र हो गए हैं उनके लिए जिम्मेदार। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में उपस्थित रहती है। तो गाइज जो ओजोन परत है वो रहती है समताप मंडल में उपस्थित, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर आप आज चैनल पे नए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से पूरी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हम पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो गाइज़ आप चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अगर आप जॉब्स की डेली नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डेली जॉब्स से, गाइज़ आप जाके उसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वो चैनल, ताकि आपको डेली के डेली जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिस पे मैं जल्दी ही PDF वगैरह प्रोवाइड करानी शुरू करूँगा। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक्स गाइज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।